नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में अब समय काफ़ी कम बचा है। 4 अप्रैल को मतदान होना है और कल देर शाम को जो हर जगह पर प्रचार प्रसार हो रहा है वो भी थम जाएगा। अब ऐसे में 24 सीटों में से 12 सीटों पर क्या मौजूदा हाल है अभी के वक्त तक का, हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं। कल फिर हम 12 सीटों पर बताएंगे कि उन 12 सीटों पर क्या हाल है। आज की 12 सीटों की अगर हम बात करें तो लिस्ट हमारे पास है। प्रत्येक सीट पर कौन जीते हुए हैं, कौन इस बार उम्मीदवार हैं और किन्हें फिर से मौका मिला है, उन सब की लिस्ट हमारे पास है। सीट पर बात करें इसके पहले हम यह बता देना चाहते हैं कि यह चुनाव जो है रुपया लड़ रहा है। और कल जब चुनाव प्रचार समाप्त होगा तो बटुआ और ज्यादा ढीला होगा, क्योंकि जहां कमजोरी होगी और बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे कि उम्मीदवार जो हैं वो सेकंड प्रायोरिटी का मत भी मांगने लगेंगे। यदि उन्हें यह लग जाएगा कि यह व्यक्ति मुझे वोट नहीं दे रहा है तो उनसे आज जो मिनट शुरू होगी कि आप मुझे दूसरी प्राथमिकता का मत ही दे दें, क्योंकि कई क्षेत्रों में ऐसा होगा जब मतगणना होगी कि पहली प्रायोरिटी से नतीजे नहीं आएंगे और सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गिनती होगी, तो बटुआ अभी और ढीला होगा। मतलब बटुआ अभी और ढीला होना है, अभी और नगर नारायण बरसना है। इस चुनाव में अभी और जेब ढीली करनी होगी। तो खैर हम शुरू करते हैं बेगूसराय की सीट से, जहां पर एनडीए की ओर से प्रत्याशी हैं रजनीश कुमार, जो कि मौजूदा समय में एमएलसी थे, पिछली बार भी जीत कर आए थे। इस बार भी बीजेपी ने उन पर भरोसा किया है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, एनडीए का समर्थन है और सामने में आरजेडी से मनोहर यादव को टिकट दिया गया है। देखिए, आरजेडी से मनोहर यादव, बीजेपी से रजनीश कुमार, यहाँ एक और है राजीव कुमार, ठीक है ना। तो देखिए, राजीव कुमार और मनोहर यादव दोनों आते हैं खगड़िया जिले से और बेगूसराय से हैं डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह, ठीक है, बीजेपी से। तो जो अपडेटेड पोजीशंस है, जो खबर आ रही है कि देखिए खगड़िया में कालीन फटी हुई दिखती है, ठीक है ना, और कालीन के 3 हिस्से हैं और जो बेगूसराय है वहां कालीन में छेदा कम है। तो ऐसी स्थिति में यहां आप ये मान सकते हैं कि जो लड़ाई है त्रिकोणात्मक है, लेकिन सभी लड़ रहे हैं डॉक्टर रजनीश कुमार से, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्हें चुनाव लड़ने का पहले से भी तजुर्बा है और मनोहर यादव को यह देखना होगा, आरजेडी के उम्मीदवार, कि वे खगड़िया में कालीन को कितना बचा पाते हैं जो फटा हुआ है। यदि फटे हुए कालीन को बचाने में कोशिश करेंगे जो 3 तरफ है, और यदि वह 3 तरफा रहा तो नुकसान होगा। राजीव कुमार किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? देखिए, बहुतों को यह लग रहा है कि हम नुकसान पहुंचा रहे डॉक्टर रजनीश कुमार को, लेकिन एक दूसरा कोण भी देखिए कि नुकसान अधिक खगड़िया में है, बेगूसराय में कम है। इसलिए इस फटे हुए कालीन को कौन सिलेगा और कौन बाजी मार ले जाएगा, यह देखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गोपालगंज की सीट पर। देखिए, गोपालगंज की सीट पर ओम प्रकाश गर्ग को कांग्रेस ने खड़ा किया। हम पहले ही चुनौतियां बता दे रहे हैं। हालांकि एनडीए की ओर से राजीव कुमार को मौका दिया गया है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं आरजेडी ने दिलीप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन फिर से वही बात, गोपालगंज में कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दिया है ओम प्रकाश गर्ग को। देखिए, यहाँ जो हमने आज सुबह बात करी थी, अब यहाँ चुनाव बिल्कुल आमने सामने की हो गई है। दिलीप सिंह बनाम राजीव कुमार, मतलब आरजेडी बनाम बीजेपी की लड़ाई हो गई है। और यहाँ आरजेडी की कालीन में फूल थोड़े अधिक दिख रहे हैं, जो नक्काशी है वो फूल अधिक दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी है, शासन भी है, प्रशासन भी है, इस चुनाव में बड़ी भूमिका होती है, ठीक है ना। किसको वोट देने से, और वोट देने का तरीका आप देख ही रहे हैं कि बताया जा रहा है लोगों को किस तरीके से मोड़ना है, किस तरीके से नहीं मोड़ना है। हमने बड़े बड़े नेताओं को देखा कि वो सिखा रहे हैं मंच पर चढ़कर कि ऐसे पाई पारनी है। तो यदि आज हम 1 अप्रैल की बात करें तो गोपालगंज में जो कालीन आरजेडी के उम्मीदवार की है उसमें नक्काशी के फूल अधिक दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी अंतिम समय में चाल चलना जानती है और नतीजे अपने पक्ष में कर लेना जानती है। इसलिए आमने सामने की लड़ाई, और हर उम्मीदवार यह सोच रहा है आलोक जी मेरे साथ कि ज्ञानेश्वर जी मेरे साथ, तो यहाँ कंफ्यूजन है। मतलब कि कह नहीं सकते हैं अभी आपके साथ है लेकिन फिर भी आपके साथ नहीं। बिल्कुल। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं मधुबनी की सीट पर। मधुबनी की सीट पर विनोद सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीए की ओर से उम्मीदवार है विनोद सिंह। पहले भी वो एमएलसी रहे हैं, तजुर्बा रहा है। बीजेपी ने अपना फिर से भरोसा दिलाया है और आरजेडी ने मिराज आलम को वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है।
देखिए विनोद सिंह जेडीयू के तो हैं ही, मेराज आलम आरजेडी के हैं, लेकिन यहाँ जो असली लड़ाई चल रही है वह गुलाब यादव की पत्नी जो उम्मीदवार हैं गुलाब अंबिका यादव। देखिए मुकाबला उनसे ही हो रहा है। अब देखना यह होगा कि देखिए यादव और मुसलमान यहाँ बिल्कुल विभाजित हैं और यहाँ जो नगर नारायण पूजा है 4 तरफ से है। तो देखना यह होगा कि गुलाब अंबिका यादव मतलब गुलाब यादव को मेराज आलम नुकसान अधिक पहुंचाते हैं कि मेराज आलम को गुलाब यादव अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए तो अंत समय में तेजस्वी यादव को उन्हें पार्टी से निष्कासित करना पड़ा था। देखिए पार्टी के निष्कासन से और स्थानीय प्रभाव में और जिस चुनाव में नगर नारायण पूजा, देखिए तेजस्वी यादव तो यह भी कह रहे हैं और मान रहे हैं कि 2020 में ही मैं मुख्यमंत्री बन गया होता यदि बोटकटवा यादव उम्मीदवार नहीं खड़े होते। जो वो कह रहे हैं कि प्रशासनिक और शासकीय बेईमानी की बात, इसके अलावा वह मान रहे हैं कि यादव समुदाय के ही लोग जो हैं जो उन्हें अंतिम समय में राह में अवरोध पैदा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ जो मैंने कहा कि देखना यह होगा कि गुलाब यादव ने कितना नुकसान पहुंचाया मिराज आलम को, मिराज आलम ने कितना नुकसान पहुंचाया गुलाब यादव को। उधर जेडीयू के विनोद सिंह को कितना नुकसान पहुंचाया सुमन महासेठ ने, जो 2015 में जीते थे, जो बीजेपी से जीते थे, फिर बीआईपी से पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, तो वो उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया, माफ करिएगा विधानसभा का चुनाव लड़ा था बीआईपी से, मधुबनी से। तो वहां जो चतुष्कोणीय मुकाबला है वहां सब कुछ डिपेंड करता है नुकसान की गति और नुकसान की तीव्रता किसकी अधिक है और इसी से नतीजा निकलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सहरसा की सीट पर। सहरसा की सीट पर फिर से नूतन सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीए की उम्मीदवार हैं, पहले भी एमएलसी रह चुकी हैं और आरजेडी की ओर से डॉक्टर अजय सिंह को खड़ा किया गया है। देखिए नीरज कुमार सिंह बबलू मतलब बिहार सरकार के मंत्री, उनकी पत्नी है नूतन सिंह, बीजेपी की उम्मीदवार हैं, और अजय सिंह देखिए दोनों जाति से यादव, लेकिन यहां भी समस्या है। यहां 2 और यादव खड़े हैं। बीआईपी का उम्मीदवार भी यहां चर्चा में है। गौर कीजिएगा मुकेश सहनी गए थे हेलीकॉप्टर से उम्मीदवारी का पर्चा भरवाने, तो देखिए उस व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रभाव है। तो वहां 2 यादव उम्मीदवार जो हैं अजय सिंह की राह में रोरा बने हुए हैं। देखिए अब नूतन सिंह जो है उनका जो ताल्लुकात है, उनके रिश्ते हैं, उनके संबंध हैं, तो वे किस तरीके से अपने प्रभाव को, देखिए एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, ठीक है ना, वो भी एक फैक्टर होता है। लेकिन बहरहाल कहेंगे तो नूतन जो है अजय सिंह के सामने खड़ी है मजबूती से, और अजय सिंह को रोकना पड़ रहा है कि हमारा जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कम से कम हो। तो सेंधमारी यदि रोक लिए तो चुनाव काटे का होगा, नहीं तो फिर परिणाम आप समझते हैं। देखिए अब बात हम आगे चलते हैं, कटिहार ही करते हैं। कटिहार से अशोक अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी के वो उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। वहीं कुंदन कुमार आरजेडी के उम्मीदवार हैं। देखिए कटिहार एक ऐसी सीट है बिहार विधान परिषद का जहां मिठक जल्दी नहीं टूटती है। अशोक अग्रवाल एक चेहरे बन गए हैं। अशोक अग्रवाल एक ऐसी शख्सियत बन गए हैं जिनके दरवाजे पर कटिहार जो भी कोई बड़ा शख्स जाता है वो पहुंच जाता है। और देखिए बिहार विधान परिषद का चुनाव, जो यह चुनाव है स्थानीय प्राधिकार का, त्रिस्तरीय प्राधिकार का, यह चुनाव बहुत तकनीकी चुनाव है। इस चुनाव को आप ऐसे नहीं जीत ले सकते हैं कि आप सिंबल पर तो होता नहीं है कि आप पार्टी के उम्मीदवार बन गए, अंतिम समय में आपने तैयारी कर ली और आप चुनाव जीत गए। तो अशोक अग्रवाल 6 के 6 साल, इस बार तो चुनाव में भी देरी हुई है, उसके पहले भी हुए रहे हैं, तो वे चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। इसका फायदा उन्हें मिलता है। और आपको पता है कि 2019 में जब कटिहार की सीट जेडीयू ने लोकसभा की सीट अपने हिस्से में ले ली बीजेपी की जगह पर, तो अशोक अग्रवाल चुनाव लड़ने पर आमादा थे। नीतीश कुमार ने उन्हें बनाया था। इस कारण से जेडीयू ने भी वहां पूरी ताकत लगा रखी है। देखिए कुंदन यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं, पप्पू यादव के रिश्ते में मामा भी लगते हैं, पैसे में ये भी कम नहीं है। लेकिन यहाँ पैसा में जो फर्क है वो बड़ा फर्क है। फर्क बड़ा है, लेकिन टेक्निक भी तो एक चीज होती है। वो मैंने कहा ना कि देखिए नया जो लड़का होता है वो जो पुराना लड़का होता है उसमें थोड़ा फर्क होता है। तो इसलिए अशोक अग्रवाल यहाँ बीजेपी, साथ में जेडीयू, और कुंदन यादव, देखिए क्या होता है। देखिए भागलपुर की बात करें तो एकमात्र सीट, अगर हम विपक्षी पार्टी की बात करें तो एकमात्र सीट सीपीआई के कोटे में आई। हालांकि जेडीयू के कोटे से विजय सिंह को, जो कि हाउसिंग कोऑपरेटिव के चेयरमैन रहे, अच्छी जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। विजय सिंह को जिम्मेदारी मिली, हमें देखा पिछले दिनों अशोक चौधरी से लेकर तमाम जितने बड़े नेता हैं वो
भागलपुर में दिखे। वहीं सीपीआई की ओर से संजय यादव भागलपुर से उम्मीदवार हैं। नहीं, वहां तो बीजेपी के एक बागी भी पांडे जी खड़े हो गए ना, तो वो विजय सिंह को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, जेडीयू के उम्मीदवार को। और उधर जो आपने कहा सीपीआई के उम्मीदवार जो तेजस्वी यादव ने सीट दी, संजय यादव की बात कर रहे हैं ना, तो वहां देखिए अब मनोज यादव जो जेडीयू के विधायक हैं, वो अपनी पत्नी को, जो पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन नहीं है, उन्हें खड़ा कर चुके हैं। तो मनोज यादव भी पहले आरजेडी में रहे हैं। तो ये जो हालात और परिस्थितियां हैं, वहां वोट कटवा दोनों ओर है। वोट कौन कितना काटेगा यह देखना होगा, इसी से नतीजा सामने आएगा। यहाँ नगर नारायण की पूजा में थोड़ा आरजेडी, मतलब आरजेडी नहीं, सीपीआई पीछे रहा है, थोड़ी सी पीछे है। तो ऐसे में देखिए, जहां पर रुपया जा रहा है, तो वहां तो दिक्कत होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पूर्णिया में। पूर्णिया की सीट पर डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बीजेपी ने मौका दिया है फिर से, और कह सकते हैं देखिए आरजेडी की ओर से थोड़ी सी देरी हुई थी। अब्दुल सुभान जो पहले एमएलए रहे हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। थोड़ी देरी हुई थी, हम तो कहते हैं सबसे अंत में ही उनका अनाउंसमेंट हुआ उम्मीदवार का। और यहाँ पर कांग्रेस की ओर से तौसीफ आलम है। देखिए, सच ये है कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने को आरजेडी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, ठीक है। पहले चर्चा हुई कि पैनोरमा ग्रुप वाले संजीव मिश्रा लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और जो मैंने कहा कि उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, और पहले जैसा मैंने बताया कि यह चुनाव बहुत तकनीकी चुनाव है, इसमें कोई नया आकर तुरंत बाजी मार लेगा, इसमें संदेह रहता है। लेकिन देखिए, किस्मत की बात है। अब देखिए, ये जो पूर्णिया क्षेत्र है, इसमें अकलियत, अल्पसंख्यक मतदाता अधिक है, लेकिन कई चुनाव दिलीप जायसवाल जीत चुके हैं। तो अब देखिए, दिलीप जायसवाल जो इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, अब वहां देखिए अब्दुल सुभान तो खड़े हो गए। अब्दुल सुभान के पास पैसे की कमी थी, हमें यह भी मालूम है कि आरजेडी की लीडरशिप ने उन्हें पंप किया है, ठीक है। लेकिन समस्या यह है कि तौसीफ आलम, वो भी एमएलए रहे हैं, तो दिलीप जायसवाल का वोट बैंक वो अपना इंटैक्ट है, और बगैर मुसलमानों का कुछ वोट लिए वो चुनाव जीतते भी नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर भी उन्हें कुछ मुसलमानों का मत मिल जाता है, क्योंकि जानते हैं यहाँ पूजा दूसरे तरीके की होती है। तो ऐसी स्थिति में अशोक अग्रवाल इंटैक्ट और अब्दुल सुभान और तौसीफ आलम आपस में लड़ रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम सीतामढ़ी की सीट पर। देखिए, सीतामढ़ी की सीट पर अगर हम चर्चा करें उम्मीदवारों की, तो रेखा देवी जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वहीं कब्बू खिरहर, हाँ, जो कि आरजेडी की ओर से उम्मीदवार हैं। देखिए, आमने सामने की लड़ाई है, ठीक है ना। सीतामढ़ी में पेच फंस सकता है। हाँ, सीतामढ़ी में पेच फंस सकता है। आमने सामने की लड़ाई है। रेखा देवी जाति से बनिया है और कब्बू खिरहर जाति से यादव हैं, तो दोनों ने जोर लगा रखा है। और आपको मालूम है कि जब 2015 में चुनाव हुआ था, यहाँ से आरजेडी ने जीत हासिल की थी, लेकिन उनके एमएलसी चले गए थे जेडीयू में, पाला बदल के गए थे। हाँ, पाला बदल कर। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण की। राजेश रोशन उर्फ बबलू देव और राजेश कुमार बबलू गुप्ता, जो कि बीजेपी के अनुभव रहा है। हाँ। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि महेश्वर सिंह, जो लंबे समय तक चर्चा ये रही कि महेश्वर सिंह को आरजेडी से टिकट मिल जाएगा, आरजेडी से टिकट नहीं मिल पाया। महेश्वर सिंह निर्दलीय खड़े हो गए, हालांकि बाद में उन्हें वीआईपी पार्टी हो या फिर पप्पू यादव की पार्टी हो, सभी ने कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया। और आज ही हमने देखा कि अखिलेश सिंह, जो मोतिहारी के सांसद भी रहे हैं कभी पहले, वे उनके लिए बैटिंग करने को पहुंच गए हैं। तो देखिए, यहाँ महेश्वर सिंह पर नजर रखनी होगी। बबलू देव बनाम बबलू गुप्ता की भी लड़ाई है। नहीं, देखिए, त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन महेश्वर सिंह किसका अधिक? महेश्वर सिंह जाति से राजपूत, बबलू देव जाति से भूमियार, बबलू गुप्ता जाति से वैश्य, ठीक है। तो महेश्वर सिंह किसका वोट काटकर अपने वोट के अलावा जो लड़ाई की रेस में आए, इसका ध्यान रखना होगा। और जो मोतिहारी की राजनीति के भीष्म पितामह माने जाते हैं राधा मोहन सिंह, जो बबलू गुप्ता के पैरवीकार नहीं रहे हैं मन से, वे अंतिम समय में कान में क्या फूकते हैं यह देखना होगा, ठीक है ना। तो कान में क्या फूका जाता है, हम लोग देखते हैं चुनाव देखिए, मुंह से बोलना और कान से फूकना, कान में फूकना बहुत असर देता है, बहुत असर होता है, खास करके अंत समय में। हाँ, अंत समय में। तो यह बात यहाँ ध्यान रखनी होगी कि मुंह से बोलना और कान से फूकना, ठीक है ना। अब जरा पश्चिमी चंपारण की ओर आते हैं। देखिए, वहाँ सौरभ कुमार और राजेश राम, जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं। राजेश राम पहले भी अनुभव रहा है, रह चुके हैं, अपना जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। इसके अलावा भी
सौरभ कुमार को अनुभव कम है, पहली दफा, क्योंकि देखिए, आपने सौरभ आपने कुमार- कहा कि रुपया लड़ा एमएलसी है, तो रुपया तो है। नहीं, सौरभ कुमार तो रुपया से लड़ ही रहे हैं। हाँ। रुपया से तौल दिया है वहां लोगों को। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो जाति के भूमियार हैं। हैं? उनके साथ भांगड़ यादव के बेटे भी शामिल हो गए हैं, जो पहले चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बाद में लालू यादव ने मनाया। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि कांग्रेस से यहाँ कांग्रेस से यहाँ एक उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवार जो मुसलमान के उम्मीदवार हैं, उन्होंने परेशान कर रखा है। क्योंकि यदि मुसलमान का वोट बटा तो नुकसान किसका, आप समझते हैं? आप समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए आधार वोट रहा है ना भाई पहले से, हम लोग सब समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं वैशाली की ओर। वैशाली ने एक तरफ जहां भूषण राय को ये टिकट गया था एनडीए की ओर से, क्योंकि ये पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, उनको एक सीट गया था। बीजेपी ने अपने कोटे से एक सीट दी थी, भूषण राय उम्मीदवार हैं, और आरजेडी ने अपने एमएलसी रहे सुबोध राय को एक बार फिर से मैदान में उतारा। तो यहाँ तो रुपयों का कालीन जो है ना, औरंगाबाद के बाद कहा जा रहा है कि वैशाली में ही रुपया सबसे अधिक चल रहा है। औरंगाबाद के बाद सबसे ज्यादा वैशाली में। वैशाली नहीं, वैशाली में लेकिन कांग्रेस ने भी उम्मीदवार अपना उतारा है, मोहम्मद खलील उल्लाह। ठीक है, उम्मीदवार उतारा है, लेकिन बहुत चर्चा नहीं है। लेकिन यहाँ भी आमने सामने की आपको लड़ाई दिख रही है, और रुपया यहाँ बहुत तेज लड़ रहा है। देखिए, भूषण राय ने अंतिम समय में बहुत दांव लगाया है, ठीक है, लेकिन टिकट मिलने का इंतजार कर रहे थे, और सुबोध राय पुराने हैं। तो और तेजस्वी यादव ये हम मान रहे हैं कि जो वैशाली में कालीन है, वह मेरी कालीन साफ सुथरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब टेक्निक तो है ही। खैर, उसके अलावा अब सबसे अंत में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि आज 12 सीट पर ही चर्चा करनी है, तो समस्तीपुर की सीट की चर्चा करते हैं। समस्तीपुर में एक तरफ जहां डॉक्टर तरुण कुमार को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, हरिनारायण चौधरी के सुपुत्र हैं, और रोमा भारती को आरजेडी ने टिकट दिया है। तो इसमें कैसे देखते हैं, क्योंकि लड़ाई यहाँ भी आमने सामने की है, लेकिन यहाँ पर भी पैसे का खेल देखिए, चल रहा यहाँ है। पिता कांग्रेस में थे, पिता भाजपा में थे, बेटे कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में आए, और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ संवेदनाएं हैं, अखिलेश राय की यादें हैं। तो आरजेडी और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई। यदि आप कहेंगे नगद नारायण पूजा में, तो बीजेपी भारी, ठीक है ना। हाँ, सामाजिक बुनावट की बात करेंगे, लेकिन नगद नारायण पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तेजस्वी यादव ने अंतिम समय में अपनी ताकत लगाई है, लेकिन चुनाव जो है यहाँ अंत समय तक रोचक बना हुआ है, रोमांचक बना हुआ है। कौन जीत लेगा कहना मुश्किल होगा। देखिए, तो कुल मिलाकर आज 12 सीटों की चर्चा हमने आपके सामने की है। बचे हुए जो 12 सीटें हैं, पटना में क्या हो रहा है, मुंगेर का क्या हाल है, औरंगाबाद की भी बात करेंगे, जहां आपने कहा कि वहां तो सबसे ज्यादा रुपया मुजफ्फरपुर 47 का क्या हुआ, 47 का क्या मैगजीन में गोली लोड हुई कि नहीं हुई, यह भी तो देखना होगा ना। बॉडीगार्ड तो गिरफ्तार हुए थे। चलिए, अब हाँ। तमाम जो बचे हुए सीट्स हैं उनकी चर्चा हम कल करेंगे। कल की एपिसोड भी काफी रोचक होगी, क्योंकि कल प्रचार प्रसार भी बंद होगा, और उसके बाद देखना ही होगा कि 4 तारीख को अंतोगतवा जो माल मुद्रा लेकर तैयार हैं, सर्टिफिकेट लेकर तैयार हैं, आधार कार्ड लेकर तैयार हैं, किस पर पाई पड़ते हैं। हाँ, देखिए, कहा यह जा रहा है कि जो चुनाव में मतदान की प्रक्रिया है, वो पहले की प्रक्रिया ही बहाल रखी गई है। पहले की प्रक्रिया, हाँ, पहले की प्रक्रिया जो 2015 की प्रक्रिया थी, उसे बहाल रखा गया है। लेकिन वोट कैसे दिया जाएगा, मतदाता ठीक से समझिएगा, और उम्मीदवार भी अपने मतदाता को ठीक से समझाइएगा। यदि आपने पन्ना को मोड़ना भी नहीं सिखाया, तो हो सकता है आपका दिया हुआ वोट दूसरे को मिल जाए या नष्ट हो जाए। चलिए, तमाम अपडेट्स हम आपको अवगत कराएंगे। आज 12 सीटों पर हमने चर्चा की है, क्या कुछ मौजूदा हालात हैं अंतिम समय में आकर। बहरहाल, आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।